Hello guys, this is Sonal Singh here. Welcome to our channel Being Commerce 24. I'm gonna teach you accounting and auditing, unit 2 of UGC Net Commerce syllabus. So, I'm gonna cover each and every topic that is in your syllabus. So, today I'm gonna start with the topic AS1, disclosure of accounting policies. And without any delay, let's start our topic. Disclosure of accounting policies. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आखिर क्यों हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को शो करना चाहिए। इसका सिंपल रीज़न यही था कि अगर कोई कंपनी ए है कंपनी बी है, ओके, कंपनी ए सपोज़ अपने स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो मेथड से कर रही है एंड कंपनी बी अपने स्टॉक का वैल्यूएशन लीफो मेथड से कर रही है। यू नो दिस मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो हो सकता है इनकी जो स्टॉक का प्राइस है वो दोनों कंपनीज का डिफर करे। वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग डिफरेंट मेथड। ये सुनो, तो जो भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा उनको डिफरेंस दिखाई देगा। अगर सपोज इन दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक परचेज किया है द सेम रेट, बट बिकॉज ऑफ द मेथड दे आर यूजिंग, द value of the stock can differ in A and in B. The value of stock can differ. So it is important for the companies to disclose that which method they have adopted for their financial statement, for valuation of fixed assets, or they can be stock inventory. Okay, so they have to disclose. So let's just read. The first point, it is important to disclose significant accounting policies followed to make the financial statement understandable. अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करें। सेकेंड, many organizations list the accounting policies followed by them in the notes. अगर हमें जानना है कि इन्होंने कौन से मेथड यूज़ किए हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर हमें जानना है कि कैसे वैल्यूएशन हुआ है, सो वी कैन सी द नोट्स in that they have mentioned कि which accounting policies they have adopted for their valuation of fixed assets or inventories. थर्ड इज पर्पस क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो सिंपल ये है कि जो भी प्रैक्टिस है, जो भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं उनका डिस्क्लोजर हो, ठीक है, और किस मैनर में करी जा रही हैं उसको भी डिस्क्लोज करें, जिससे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो लेट्स जस्ट रीड द पर्पस ऑफ द दिस standard is to promote better understanding of financial statement by establishing the practice of disclosure of significant accounting policies followed and the manner in which they are disclosed in the financial statement. Now, the objective of accounting disclosure of accounting policy is that disclosure of accounting policies followed in preparing financial statement means जो भी accounting policies फॉलो की जा रही है उनका डिस्क्लोजर हो, उनको बताएं कि कौन सी हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया है, और उसके मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स को भी बताएं कि किस मैनर में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया गया है। थर्ड इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विथ व्हाट आर दिस अकाउंटिंग पॉलिसी। सो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं क्या? अकाउंटिंग पॉलिसीज वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स, और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज़। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ये है, आज उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की और सपोज़ उसने 5 लाख की मशीनरी ली है।
अगर 5 लाख की मशीनरी ली है तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले सालों में उसकी जो मशीनरी है 5 लाख की होगी, नहीं। उसको अकाउंटिंग पॉलिसी इज़ व्हाट कि दे हैव टू, उसका जो फिक्स एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। Like they have to use different methods, like they have to depreciate the machinery using they can use SLM or WDV or any other. So उनको अपने जो कंपनी ए है उसको अपने 5 लाख की मशीनरी को डेप्रिशिएट करना होगा, ठीक है, आगे आने वाले सालों में। सो उसका डेप्रिसिएशन इज़ एन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, पर वो जो मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ SLM यूज़ करेंगे कि WDV यूज़ करेंगे या कोई और मेथड यूज़ करेंगे, तो ये मेथड्स हो गए उन प्रिंसिपल्स को फॉलो अडॉप्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो ये हैं, ठीक है। और जो हमारे ये वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स हैं ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो एरियाज़ वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में भी यूज़, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करते हैं? फर्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, बट मेन हमारा ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से एरियाज़ में होता है। सो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है दैट कैन डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सो these are the areas where accounting policies can be used. Okay, next is consideration the selection of accounting policies. जब हम सेलेक्ट करें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? ओके, तो प्राइमरी कंसिडरेशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ is an organization is that the financial statement should represent a true and fair picture of the financial position for the period. जो भी पीरियड है उसका अकाउंटिंग पीरियड, उसमें जो भी इसका फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर होनी चाहिए, ठीक है। यही इसका मेन, जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करें तो हमें इसको ध्यान में रखकर हम लोग सेलेक्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। नाउ फर्स्ट इज़ योर प्रूडेंस। हम ये 3 चीज़ ध्यान में रखते हैं जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट इज़ प्रूडेंस, सेकेंड इज़ सिलेक्शन सब्सटेंस ओवर फॉर्म, थर्ड इज़ मटेरियलिटी। अगर प्रूडेंस की बात करें सो प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकग्नाइज ओनली व्हेन अर्न। जब प्रॉफिट हो हमें तभी उसको मेंशन करना है, ये नहीं कि हमने पहले से एंटिसिपेट कर लिया है कि अब प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको मेंशन करें, नहीं। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी written or are not to be recognized only when the profits are earned, then only we have to mention in a financial statements. Okay, and for the provisions are also made for liabilities and losses even though estimated. अगर कोई भी प्रोविजन हमें प्रोविजंस बनाना है, अगर हमें लग रहा है कोई लाइबिलिटी या लॉसेस है तो उसका हमें प्रोविजन बनाना है। फॉर एग्जांपल्स आपको पता होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि डेटर्स हैं तो हो सकता है कि सम डेटर्स हमें पैसा ना दे, तो हम पहले ही प्रोविजन बना कर चलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारी मशीनरी है, हम उसमें डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सो अगर कोई भी प्रोविज़न कोई भी लाइबिलिटी है, कोई भी लॉस है, तो उसको हमें पहले ही उसके प्रोविजंस बनाने हैं और उसको मेंशन करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें मेंशन करना है। बट अगर कोई प्रॉफिट है, वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, तो हमें उसको मेंशन नहीं करना है। जब वो असलियत में प्रॉफिट होगा तभी वी हैव टू मेंशन। सेकेंड इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। Transactions and events in financial statements should be governed by their substance and not merely by the legal form. कोई भी transactions, कोई भी event है हो रहा है in financial statement, वो उसके substance से govern होना चाहिए, ना कि by legal form, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर देयर इज़ एन कंपनी ए कंपनी और इस कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी दैट इज़ बी, तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम दोनों दी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों का साथ में बनाते हैं। हालांकि दोनों कंपनीज अलग अलग हैं बट लीगली अलग अलग फॉर्म हुई हैं।
पर अगर हम ऐसे देखें तो ये जो बी कंपनी है वो ए कंपनी के अंडर आती है। तो जब जब भी हम अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम ए और बी का साथ में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मटेरियलिटी। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी मटेरियल आइटम्स हैं उनको हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए। ठीक है, वो आइटम्स, वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस जो कि किसी के भी डिसीजन के लिए मतलब इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो ऐसे आइटम्स को हमें डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डेट ले रखा है, ठीक है ना, अगर कोई भी डेट है तो हमें उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना है, क्योंकि हाँ, अगर कंपनी ने कोई डेट ले रखा है तो उससे भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसके फाइनेंशियल पोजीशन में। तो हमें हर एक एक मटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज करना है while preparing a financial statement. नेक्स्ट इज़ योर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट इज़ योर ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अपने द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमें डिस्क्लोज करना मस्ट है। वी शुड डिस्क्लोज द ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट वी हैव अडॉप्टेड while preparing a financial statement. Next is such disclosure. Next is your such disclosure should form part of the financial statement. ऐसे डिस्क्लोजर्स को हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है, मेंशन करना है। ठीक है। थर्ड इज योर और डिस्क्लोज इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड ओवर सेवरल स्टेटमेंट्स, शेड्यूल्स एंड नोट्स। जो भी हम डिस्क्लोजर कर रहे हैं वो हमें एक जगह पे करना है, ना कि हम लोग उसको स्कैटर कर, कोई कहीं पे है, कुछ कहीं पे मेंशन है, नहीं, हमको एक प्रॉपर प्लेस पे उसको मेंशन करना है सारे डिस्क्लोजर्स। लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और ऑफ द चेंजेस इज नॉट अ रेमेडी फॉर एनी रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन द अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिस ट्रीटमेंट हो गया, मिस इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टॉक का ट्रीटमेंट कर दिया है एज इन कैश कर दिया है सपोज़, गलती से। तो ये नहीं कि अगर हमने नीचे नोट्स में मेंशन कर दिया है तो इट इज़ इनफ, कि हमने अगर नोट्स में मेंशन कर दिया है कि कुछ ओमिशन है तो दैट इज़ इनफ एंड इट इट कैन बी लाइक ओके। नहीं, हमें नोट्स मेंशन नहीं करना है। कोई भी डिस्क्लोजर अगर वो गलत है, ठीक है ना, अगर वो रॉन्ग है तो उसको हम सही नहीं मान सकते। ओके, नाउ लास्ट वन इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। नाउ हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात कर ली कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हमें डिस्क्लोज़ करना इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्क्लोज़ करनी है। बट कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो हम लेकर चलते हैं। क्या अजम्पशन है? फर्स्ट इज़ योर गोइंग कंसर्न, कि कंपनी चलती रहेगी। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आगे जाकर अपनी कंपनी को शट डाउन करेगी या अपना सेल ऑफ ऑपरेशंस कम करेगी। ठीक है। तो सेकेंड वर्ड इज कंसिस्टेंसी, कि जो भी हमने एक बार अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ कर ली तो आगे जब तक कंपनी चल रही है, ठीक है, तब तक वही अकाउंटिंग पॉलिसी को उसे लेकर चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज डेप्रिसिएशन में उसने WDV यूज़ किया है, तो उसे आगे भी सारे एसेट्स के लिए, उस एसेट्स के लिए उन्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा? WDV ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके। एक्रूअल दैट इज़ कोई भी रेवेन्यू या कोई भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, तो जब वो अर्न हो रहा है या जब वो इनकर हो रहा है, तो इन दोनों पीरियड में सबसे पहले जो हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अक्रूअल का लें तो सपोज़ एक कंपनी है, उसने एक क्रेडिटर से, वो नॉट क्रेडिटर, किसी कंपनी बी से सपोज स्टॉक परचेज किया है फॉर 50,000 एंड सपोज ये होना है, इसने परचेज कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक इसको कैश नहीं दिया है ना। बी ए हैव परचेज्ड द स्टॉक ऑफ 50,000 बट ए हैज़ नॉट पेड द कैश। सो इट डजेंट मीन कि अगर उसने कैश नहीं पे किया है तो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में नहीं लिखेंगे। बी को एज एन क्रेडिटर शो करके हमें
दिखाना है अपने बुक अकाउंट्स में कि 50,000 का हमने स्टॉक परचेज किया है एंड बी इज़ द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, वी हैव टू पे 50,000 टू हिम। ऐसी एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सपोज एक कंपनी ने जहाँ पे भी उसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ले रखी है फॉर इट्स डेली ऑपरेशंस। सो उसका वो रेंट देती है सपोज 12,000 पर एनम। ओके, तो सपोज अगर कंपनी ए ने अभी तक ये 12,000 नहीं पे किया है, तो वी हैव टू शो इट एज एन आउटस्टैंडिंग रेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनकर हुआ हो या फिर अर्न हुआ हो, दोनों में से जो भी सबसे पहले होगा, रिसीव हुआ हो या पे हुआ हो, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, मनी में। लेकिन अगर इनकर हुआ है या अर्न हुआ है, वी हैव टू मेंशन, वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल, for today. I hope you all have understood AS1, that is the disclosure of accounting policies, and I will come with another topic very soon. So if you like this video, hit the like button and subscribe it, and hit the bell icon for videos.